हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडुसर्फ ओरिजिन में। दोस्तों, आज इस नीट केमिस्ट्री के फिजिकल केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर जो सॉल्यूशन है 12th क्लास के, उसका अपन डिस्कशन करेंगे आज। और आपको इस चैप्टर में पूरे जो आपके क्वेश्चंस उठाए गए हैं 4-5 सालों के अंदर, सारे क्वेश्चंस और सारे टॉपिक का डिस्कशन शुरू करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज बिलियन चैप्टर सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होता है दो या दो से अधिक कंपोनेंट का मिक्सचर। तो कैसा मिक्सचर होगा? वो होमोजेनियस मिक्सचर होगा। तो ये सॉल्यूशन की डिफिनेशन की बात कर लो तो ये क्या हो जाएगा? सिंपली होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट। ये कैसा मिक्सचर होगा? होमोजेनियस मिक्सचर होगा। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट्स का होमोजेनियस मिक्सचर होगा। कंपोनेंट्स क्लियर है? अब दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स का होमोजेनियस मिक्सचर, जैसे वाटर में आप किसी शुगर को डाल दो, है ना, वाटर में सॉल्ट को डालो, तो वाटर और सॉल्ट का जो सॉल्यूशन बनेगा उसका प्रोपोर्शनल रेशियो होना चाहिए। ऐसे नहीं कि वाटर 1 लीटर है तो उसमें आप 2 किलोग्राम चीनी को डाल दो, तो वो प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं बन पाएगा, वो होमोजेनियस मिक्सचर नहीं बनेगा। तो अपन होमोजेनियस मिक्सचर बनाएंगे सॉल्यूशन के लिए। तो सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। अब इस सॉल्यूशन की बात करो तो ये दो टाइप्स का सॉल्यूशन होता है, एक कॉन्सेंट्रेटेड, दूसरा डाइल्यूट। तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करो तो एक होता है आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन कैसा होगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा द number of solute is much less than solvent. The number of solute is much less than solvent. तो वैसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन को डिफाइन करेंगे, solute is much less than solvent। कैसा होगा? यानी सॉल्वेंट से बहुत ही ज्यादा कम होगा, तब ऐसे सॉल्यूशन क्या होंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब दूसरे अगर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात करो तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कैसा होगा? तो इसमें जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होंगे ना, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ये मच ग्रेटर देन सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट से काफी ज्यादा होंगे। तो ये जो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज ग्रेटर देन, कैसा ग्रेटर देन? थोड़ा सा ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा, यानी मच ग्रेटर देन कैसा? सॉल्वेंट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का आगे यूज आएगा जब आप हेनरीज लॉ पढ़ोगे या फिर राउल्ट्स के लॉ पढ़ोगे, तो उसमें डाइल्यूट सॉल्यूशन का इस्तेमाल काफी ज्यादा आने वाला है। तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज मच ग्रेटर देन सॉल्वेंट, और डाइल्यूट सॉल्यूशन सॉल्यूट इज मच लेस देन सॉल्वेंट। ये बातें हो गई। अब इसके अंदर अपन बातें कर लेंगे। कॉन्सेंट्रेटेड का डिफरेंट टाइप्स होता है। तो सबसे पहले टाइप्स किसकी बात करेंगे? सबसे पहला है मोलैरिटी। सबसे पहले क्या है आपका? मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या होगा? तो मोलैरिटी की बात कर लो तो मोलैरिटी होता है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इट डिसॉल्व इन पर लीटर सॉल्यूशन। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिसॉल्व इन, मोलैरिटी का डिफिनीशन हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन पर लीटर सॉल्यूशन, है ना, कि पर लीटर सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट की डिसॉल्व होगी तो अपन उसको क्या, किस नाम से जानेंगे? मोलैरिटी के नाम से जानेंगे। तो मोलैरिटी को सूचित करते हैं आपके कैपिटल एम से। मोलैरिटी बराबर क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लोगे आप? लीटर में लोगे, है ना। तो सिंपली ये क्या हो जाएगा? N/V, है ना। मोलैरिटी बराबर क्या होगा? N/V, जहां पे N बराबर क्या होंगे? नंबर ऑफ मोल्स। ये तो मोलैरिटी की बातें हो गई। अब इसके यूनिट की बात कर लो तो यूनिट क्या हो जाएंगे? इसकी यूनिट हो जाएंगे मोल अपॉन लीटर। इसके यूनिट हो जाएंगे मोल अपॉन लीटर। दूसरी बात है
यहां से एक और दूसरी बातें कर लो। मोलैरिटी इज डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पे डिपेंड्स करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे। यानी टेम्परेचर को डिक्रीज करने से मोलैरिटी इंक्रीज होगी, टेम्परेचर इंक्रीज करने से मोलैरिटी डिक्रीज होगी। किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी वो हमेशा या ऑलवेज टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। टेम्परेचर को इंक्रीज करने से मोलैरिटी डिक्रीज होगी और टेम्परेचर को डिक्रीज करने से मोलैरिटी इंक्रीज होगी। क्योंकि टेम्परेचर को अगर इंक्रीज कराओगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ेगा। जब सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसकी मोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी, मतलब घट जाएगी। ये होगी बातें। दूसरा जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका नाम है मोलैलिटी। अब मोलैलिटी क्या होगा? सेम डिफिनीशन इसके जैसा ही, थोड़ा सा डिफरेंस उसमें क्या होगा, इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, उसमें क्या होगा आपके ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। कैसे देख लो, द नंबर ऑफ मोल्स इज डिजोल्व इन पर केजी सॉल्वेंट। इसको आप किस नाम से जानोगे? मोलैरिटी के नाम से जानोगे। मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिजोल्व इन पर लीटर सॉल्यूशन, बट मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड इज डिजोल्व इन पर केजी सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैरिटी। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला हो जाएगा, मोलैरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड अपॉन पर केजी सॉल्वेंट। क्या? केजी सॉल्वेंट इन केजी। सीधे लिखो इसको, सॉल्वेंट इन केजी। तो ये आपका हो गया मोलैरिटी। अब इसके यूनिट की बात कर ले। यूनिट कैसा हो जाएगा इसका? यूनिट हो जाएगा मोल अपॉन केजी। क्या हो जाएगा? मोल अपॉन केजी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो नीट एग्जामिनेशंस में आए सवाल, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मोलैलिटी इज does not depends upon temperature। ये टेम्परेचर पे डिपेंड्स नहीं करेगा। मोलैलिटी इज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये यहां से सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप नोट करोगे। तो किसी भी सॉल्यूशन की जो मोलैलिटी होगी वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी टेम्परेचर पे डिपेंड? क्योंकि इसके सॉल्वेंट में है ना, सॉल्वेंट से क्या है, किलोग्राम में, केजी में है। तो ये आप टेम्परेचर को अगर बढ़ाओ या टेम्परेचर घटाओ, ये किलो यानी किलोग्राम डिपेंड्स नहीं करेगा। किसी भी सॉल्वेंट का मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। टेम्परेचर को बढ़ा दो या घटा दो, उसकी मास कांस्टेंट रहेगी, उस पर डिपेंड नहीं करेगी। ना तो उसके मास घटेंगे और ना ही बढ़ेंगे। तो इसलिए किसी भी सॉल्यूशन की जो मोलैलिटी होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। तो ये आपसे सवाल पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेंट्रेशन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। तो उसमें आपके ऑप्शन होंगे मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मलिटी। तो उसमें आप क्या करोगे? मोलैलिटी। तो मोलैलिटी जो होंगे वो टेम्परेचर पर डिपेंड्स नहीं करेंगे। तो ये दो कॉन्सेंट्रेशन की बातें हो गई। अब तीसरा जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका नाम है मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन इज द वेरी इंपॉर्टेंट। मोल फ्रैक्शन हमेशा इसका यूज और इस्तेमाल आते रहेंगे। तो तीसरे कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? तो सॉल्यूशन में होते हैं सॉलिड या सॉल्वेंट। अगर आप किसी का मोल फ्रैक्शन निकालना चाहो तो मोल फ्रैक्शन में अपन किसी एक का नंबर ऑफ मोल्स लेंगे और दूसरे का यानी उसके टोटल नंबर ऑफ मोल्स लेंगे। इट्स कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। अब अलग अलग कंपोनेंट का आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो, सॉलिड का अलग और सॉल्वेंट का अलग। अब जैसे देखो, तीसरे अगर हेडिंग की बात करें तो वो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को अपन इंडिकेट करेंगे साई से। साई है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन का डिफिनीशन होता है, इट इज द रेशियो ऑफ moles of one component
It is the ratio of mole of one component and moles of all component of the solution इसको बोलेंगे कि इसको क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। क्लियर है बातें? मोल फ्रैक्शन उसको बोलेंगे द रेशियो ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट। मोल ऑफ वन कंपोनेंट की बात कर लो तो मोल ऑफ वन कंपोनेंट, किसी भी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो दोनों में से किसी एक कंपोनेंट, या तो सॉल्यूट की बात कर लो या सॉल्वेंट की बात करो। तो अगर सॉल्यूट की बात करेंगे तो ऊपर में रखेंगे अपन सॉल्यूट के मोल और नीचे में रखेंगे सॉल्यूशन के मोल। सॉल्यूशन के मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल, दोनों के मोल रखेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स, द रेशियो ऑफ नंबर मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट एंड मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। ऑल कंपोनेंट मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। अगर आपको मोल फ्रैक्शन बारी बारी से अलग अलग चीजों का, दोनों का निकालना है तो यहां से अपन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का निकालना चाहिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट में क्या लिखेंगे, तो जिसका अपन निकालेंगे मोल फ्रैक्शन, ऊपर में अपन उसके मोल रखेंगे। ऊपर में किसके मोल, सॉल्यूट के मोल, और नीचे में किसके मोल, नीचे में रखेंगे अपन सॉल्यूट के मोल और साथ में सॉल्यूट के मोल और साथ में सॉल्वेंट के मोल। इसको बोलेंगे मोल फ्रैक्शन। अगर आपको मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का चाहिए, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, तो ऊपर में किसके मोल, सॉल्वेंट के मोल। ऊपर में आप क्या रखोगे, सॉल्वेंट के मोल, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन, नीचे में फिर क्या रखोगे, मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सॉल्वेंट। या तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखो, n स्मॉल n बटा स्मॉल n प्लस कैपिटल N इक्वल टू कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। इसको अपन बोलेंगे मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन होता है किसी एक कंपोनेंट और सॉल्यूशन के सारे कंपोनेंट्स का रेशियो। तो किसी एक कंपोनेंट का मतलब क्या है, अगर एक कंपोनेंट की बात करो तो ऊपर में सॉल्यूट ले लो, नीचे में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ले लो, दोनों का रेशियो मोल फ्रैक्शन कहलाएगा। और अगर सॉल्वेंट का आपको मोल फ्रैक्शन चाहिए तो ऊपर में क्या रखोगे, सॉल्वेंट के मोल, और नीचे में क्या रखोगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूशन के मोल, सॉल्यूशन के ऑल कंपोनेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। और दूसरी सबसे जरूरी बातें, सबसे इंपॉर्टेंट बातें यहां से ये आती है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। जब दोनों को ऐड करोगे ना, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन, जब दोनों का एडिशन आप निकालोगे तो ऑलवेज दोनों का रेशियो कितने के बराबर आएगा, ऑलवेज 1 के बराबर आएगा। यानी अगर केवल सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना चाहो, केवल सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना चाहो तो ये आ जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्या आ जाएगा, 1 माइनस, ये इधर जाएगा तो माइनस में, ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन हो गया। अगर केवल सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना चाहो, केवल सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, तो ये आ जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये अब दोनों का इस्तेमाल आएगा आगे, जब आगे इसमें चलेंगे तो दोनों का इस्तेमाल आएगा। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अगर मान लो इसका छोटा सा एग्जांपल अगर लेना चाहे तो यहां से अगर ले लो कि दोनों का रेशियो 1 के बराबर कैसे आता है। मान लो आपके पास कोई कंटेनर है ऐसा, ये कंटेनर, इस कंटेनर में आप कोई लिक्विड को डाल दो, लिक्विड एज ए जल, ठीक है, इसमें जल को डाल दो। फिर इसके ऊपर से आप किसी सॉल्यूट को डाल दो, सॉल्यूट मतलब शुगर डाल दो, शुगर डाल दो। इसमें दो कंपोनेंट का सॉल्यूशन हो गया, होमोजेनियस मिक्सचर हो गया दो कंपोनेंट्स का। एक कंपोनेंट्स आपके पास है, क्या है कंपोनेंट्स, शुगर, और दूसरा कंपोनेंट्स है वाटर, वाटर। तो वाटर, अगर सपोज कि वाटर आपके पास 20 मोल है, वाटर कितने मोल है, 20 मोल, और शुगर आपके पास 5 मोल है, ठीक है। ये नंबर ऑफ अमाउंट है, वाटर का अमाउंट ज्यादा मैक्सिमम है, तो ये सॉल्वेंट और ये सॉल्वेंट। तो अगर आपको चाहिए, मान लो कि शुगर का मोल निकालना, मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर इक्वल टू क्या होगा, मोल ऑफ शुगर अपॉन मोल ऑफ शुगर प्लस मोल ऑफ वाटर इक्वल टू, इसको निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा, 5/5 प्लस
25/25 ये कैंसिल होके 1/5 ये आ जाएगा। अगर आपको निकालना हो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल टू क्या होगा, मोल ऑफ वाटर अपॉन मोल ऑफ वाटर मोल ऑफ शुगर प्लस मोल ऑफ वाटर। क्लियर? यहां से मोल ऑफ वाटर कितने, यहां से कर लो, मोल ऑफ वाटर कितने हैं, मोल ऑफ वाटर है 20/5 प्लस 20 इक्वल टू 20/25 कैंसिल होके क्या आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन शुगर का निकल चुका 1/5 और वाटर का मोल फ्रैक्शन आ चुका 4/5। अब अगर दोनों को जोड़ के देखो क्या दोनों का रेशियो 1 आता है, दोनों का एडिशन मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, दोनों का रेशियो अगर जोड़ो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर 1+5 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर 4/5, जब दोनों को रेशियो लोगे एलसीएम लोगे 1+4 यानी 5/5 कैंसिल होके 1। जब दोनों के एडिशन आप निकाले हो तो कितने के इक्विवेलेंट आया, 1 के इक्विवेलेंट आया। मतलब जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को ऐड करोगे तो उसका हमेशा एडिशन कितने के बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। तो जल्दी से फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले। नेक्स्ट टॉपिक आएंगे सोलेबिलिटी। तो सोलेबिलिटी क्या है इसको देखेंगे यहाँ से। सोलेबिलिटी मतलब होता है जब किसी सॉल्वेंट पे आप किसी सॉल्यूट को डिजोल्व करते हो तो कितनी आसानी से वो डिजोल्व होता है, तो उसको बोलेंगे सोलेबिलिटी। और वो किस किस चीजों पे डिपेंड करेगा, है ना, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, प्रेशर पे डिपेंड करेगा, इन सारी चीजों पे डिपेंड करेगा। तो अलग अलग सॉल्वेंट में अलग अलग सॉल्यूट की सोलेबिलिटी होगी। अब जैसे बात करो सोलेबिलिटी में अपन सॉल्वेंट हमेशा रखेंगे लिक्विड, सॉल्वेंट हमेशा क्या रखेंगे, लिक्विड। अब सॉल्यूट चेंज हो सकता है, लिक्विड में गैस को डिजोल्व कर दो या लिक्विड में किसी लिक्विड को ही डिजोल्व करो या लिक्विड में किसी सॉलिड को डिजोल्व करो, तो वो तीनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग होगी। गैस को डिजोल्व करेंगे तो उसका कुछ अलग सा लॉ होगा, कुछ अलग सा नियम होगा। अगर किसी लिक्विड में लिक्विड को डिजोल्व करेंगे तो उसका कुछ अलग नियम होगा, किसी लिक्विड में सॉलिड को डिजोल्व करेंगे तो किसी कोई अलग का नियम होगा। ये देखो सोलेबिलिटी में हमेशा क्या होगा, ये जो सोलेबिलिटी है ये किस पे डिपेंड्स करेंगे, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ये डिपेंड करेगा, टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले अगर बात करो सोलेबिलिटी में ये सॉल्वेंट हमेशा क्या हो सकते हैं, सॉल्वेंट हमेशा क्या हो सकते हैं, लिक्विड। सॉल्वेंट हमेशा क्या होंगे, लिक्विड। बट सॉल्यूट जो होगा लिक्विड में, अगर सॉल्यूट जो होगा, सॉल्यूट क्या क्या हो सकते हैं, सॉलिड हो सकते हैं, सॉल्यूट हो सकते हैं गैस, लिक्विड एंड साथ में सॉलिड, ये तीनों हो सकते हैं, है ना। अब लिक्विड में गैस को डिजोल्व करो तो कुछ अलग रूल, फिर लिक्विड में अगर लिक्विड को डिजोल्व करो तो अलग सा रूल, लिक्विड में अगर सॉलिड को डिजोल्व करो तो कुछ अलग सा रूल। तो सबसे पहले बारी बारी से दोनों का डिस्कशन कर लेंगे, बारी बारी से तीनों का। तो सबसे पहले क्या डिस्कशन करेंगे, सोलेबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सोलेबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो सिंपली गैस को किसी सॉलिड किसी लिक्विड में डिजोल्व करना है, गैस को किसी लिक्विड में डिजोल्व करना है तो उसके लिए अब किसी लिक्विड में गैस को आसानी से घोल नहीं सकते, किसी गैस को लिक्विड में आसानी से घोल नहीं सकते। अगर मान लो पानी है आपके पास, पानी, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को घोलना है, आसानी से घुलेगा क्या, पानी लिया, कार्बन डाइऑक्साइड डाला, चम्मच से चला दिया, घुल गया, ऐसा होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। आसानी से गैस को अपन नहीं घोल सकते, तो गैस को घोलने के लिए क्या लगाना होगा, हाई प्रेशर, एकदम हाई प्रेशर लगाना होगा। किसी बॉटल में गैस को भरना है, बॉटल लो, बॉटल में लिक्विड है, गैस को डालो, हाई प्रेशर के साथ उसमें गैस को डालो, तब वो डिजोल्व हो जाएगा। तो जैसे ही फिर हाई प्रेशर के साथ डालो और फिर आराम से ढक्कन को लगा दो, गैस उसमें डिजोल्व हो जाएगा। फिर जैसे ही ढक्कन को खोलोगे तो सारे के सारे गैस क्या होंगे, बाहर निकल जाएगी। तो ये बातें होती है, ये रूल होती है कुछ लिक्विड में गैस का डिजोल्वेशन होने का, यानी सोलेबिलिटी होने का। अब यहाँ पे एक आया था हेनरी,
एक हेनरी साहब आए थे जिसने नियम दिया था, किसी गैस को द्रव में सोलबिलिटी कराने का एक नियम दिया था, उस बंदे का नाम था हेनरी। तो इसमें अपन पढ़ेंगे हेनरी का लॉ। तो हेनरी क्या बोला था? हेनरी बोला था कि अगर किसी द्रव में आपको गैस को घोलना है, जब किसी द्रव में आप गैस को घोल रहे हो, तो जितनी ज्यादा गैस की अमाउंट होगी, जितनी ज्यादा आपको गैस को घोलना है, उतना ही ज्यादा आपको प्रेशर लगाना होगा, तब जाके वो गैस उसमें डिजोल्व होगा। ये नियम किस भाई साहब ने दिया था? तो उस भाई साहब का नाम था हेनरी। ठीक है बातें। अब यहां से देखो, इसी में अपन क्या करेंगे, इसी में अपन पढ़ेंगे हेनरीज लॉ। कौन सा लॉस? हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ क्या बोला था कि अगर आप किसी गैस को डिजोल्व कर रहे हो किसी वाटर में, किसी लिक्विड में, तो जितनी ज्यादा गैस की अमाउंट होगी, उतना ही ज्यादा आप गैस का प्रेशर लगाओगे। गैस की अमाउंट कम होगी, प्रेशर कम लगाओगे। सॉल्वेंट आपका कितना भी हो उससे कोई मतलब नहीं, सॉल्वेंट आपका जितना हो जाए उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अमाउंट ऑफ गैस, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो आप डिजोल्व कर रहे हो, उस अमाउंट अगर ज्यादा है या कम है तो उस पर डिपेंड करेगा उस गैस का प्रेशर। प्रेशर ज्यादा लगाना होगा कि कम लगाना होगा। तो अब यहां से देखो, हेनरी बोला था कि किसी गैस का अंश, किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर हो गए, है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। मोल फ्रैक्शन मतलब आप गैस की अमाउंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, यानी अमाउंट ऑफ गैस। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, यहां से अपन क्या लिखते हैं? अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, at constant temperature, at constant temperature, the partial pressure of gas, the partial pressure of gas is directly proportional, is directly proportional to mole fraction of gas, mole फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये बोला था हेनरी भाई साहब ने। द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, यानी किसी गैस का पार्शियल प्रेशर, ये है आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये है हेनरी का लॉ। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गैस। अब ये प्रोपोर्शनली का रूल है कि जब आप प्रोपोर्शनली को हटाओगे तो कांस्टेंट का वैल्यू आएगा, है ना। प्रोपोर्शनली को हटाओगे तो क्या वैल्यू आएगा? एक कांस्टेंट का वैल्यू आएगा जिसको बोलेंगे KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक है, तो ये आपका डिफिनीशन, ये डिफिनीशन और ये फार्मूला। इस फार्मूले को चाहो तो एक्सपेंड कर सकते हो, है ना, इस फार्मूले को चाहो बढ़ा सकते हो। यानी इसी में अपन क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं ना, KH बराबर प्रेशर ऑफ गैस अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये बोलो, ये फार्मूला लिख सकते हैं, इसी में साथ कंबाइंड। क्लियर है? तो ये बातें अगर हो गई यहां से, ठीक है, ये बातें अगर हो गई, जहां पे देखो ये जो KH है, KH बराबर क्या है? हेनरी कांस्टेंट। KH बराबर क्या है? हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट। और P इंटू G बराबर है प्रेशर ऑफ गैस, और Xg इक्वल टू है, Xg बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये तो हो गया हेनरी का नियम। अब यहां से कर सकते हो। अब यहां से दूसरी बात देखो, एक्सपेंड करना चाहो, ये जो आप गैस को घोले हो, ये गैस बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं होता है ना। ये गैस को आप अगर पानी में घोले हो तो बहुत ज्यादा अमाउंट में अपन नहीं घोलते, वो जो सॉल्यूशन बनता है ना वो डाइल्यूटिव बनता है हमेशा। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप सोडा वाटर का जो बोतल है उसका ढक्कन को खोलो तो क्या निकलेगा? गैस, थोड़ा सा गैस निकलता है ना। हाँ, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, स्प्राइट हो गया, थम्स अप वगैरह हो गया, ये सारे कोल्ड ड्रिंक्स की अगर बात कर लो तो आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पियोगे तो जब कोल्ड ड्रिंक्स आप खरीद के लाते हो मार्केट से, फिर उसको ढक्कन हटाते हो तो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर से क्या निकलता है? गैस निकलता है। कितना ज्यादा गैस निकलता है? 2 लीटर का कोल्ड ड्रिंक्स से गैस कितना निकलता है? थोड़ी सी अमाउंट में निकलती है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी गैस घुली होती है। अगर उसी को बोतल को क्या करो, खोलने से पहले कस के ऐसे से हिला दो, जैसे जितनी ज्यादा ऐसे इस प्रकार से हिलाओगे तो उसके अंदर जो गैस है उसका प्रेशर बढ़ेगा, उसका प्रेशर बढ़ेगा। अभी ढक्कन को हटाओगे तो गैस, अंदर तो प्रेशर गैस का बढ़ा हुआ है, अब काफी प्रेशर के साथ वो बाहर निकलेगा, तो अपने साथ
वो उस कोल्ड ड्रिंक्स का जो पानी है, लिक्विड है, उसको भी बाहर निकाल देगा। ठीक है, ऐसी बातें होती है। तो अमाउंट ऑफ गैसेस जो होंगे वो थोड़ी सी लेस अमाउंट ऑफ गैस उसमें घोली जाती है। तो यहां से लेंगे लेट सॉल्यूशन इज डाइल्यूट। सॉल्यूशन कैसा है? डाइल्यूट है। तो सॉल्यूशन अगर डाइल्यूट है तो हम यहां से कर लेते हैं प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस को क्या लिखोगे? मोल ऑफ गैस अपॉन मोल ऑफ गैस प्लस मोल ऑफ वाटर। ये ऐसा लिखोगे ना, क्योंकि जो गैस की अमाउंट है वो किसमें घुली है? वाटर में घुली है। अब सॉल्यूशन डाइल्यूट है, तो डाइल्यूट अगर सॉल्यूशन है तो मोल ऑफ गैस इज क्या हो जाएगा? मच लेस देन जीरो, यानी जीरो से बहुत, यानी सिंपली ऐसे लिख सकते हो मोल ऑफ गैस इज इक्विवेलेंट जीरो। कब? जब सॉल्यूशन डाइल्यूट है। तो कौन से गैस के अमाउंट को जीरो रखना है? इसको रखना है, ऊपर वाले को नहीं रखना। अगर ऊपर वाले को जीरो रखोगे तो प्रेशर ऑफ गैस टोटल इक्वल टू जीरो आ जाएगा, जो कि रूल फेल हो जाएगा। हमेशा नीचे वाले को जीरो रखना है। तो ये आ जाएगा फॉर्मूला प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू KH इंटू मोल ऑफ गैस अपॉन मोल ऑफ वाटर। ठीक है बातें यहां से? ठीक है, इस पे जो सवाल आएंगे तो इस पे आप यहां से ये क्वेश्चंस आप यहां से इस्तेमाल कर सकते हो, यहां से ये सवाल आप इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर है? चलो, ये तो हो गया आपका सोलबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। चाहो तो इस पे एक सवाल कर लो छोटा सा, जल्दी से एक सवाल कर लेते हैं। इस पे जल्दी से सवाल कर लेते हैं। सवाल क्या है? 16 ग्राम O2 गैस is dissolved in 900 ग्राम वाटर। 16 ग्राम O2 गैस इज डिजॉल्व इन 900 ग्राम वाटर। क्लियर है? उसके बाद 900 ग्राम वाटर, then find the partial pressure. Find the partial pressure of O2 gas if KH equal to 2.5। यदि मान लो सपोज कि KH का वैल्यू 2.5 दे रखा, तो आपको क्या निकालना है? पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 गैस, यानी O2 गैस का पार्शियल प्रेशर। तो यहां से आपके सवाल में क्वेश्चंस में क्या दे रखे हैं? सॉल्यूशन क्या दे रखे हैं? 60 ग्राम O2 गैस, यानी O2 गैस, O2 वेट ऑफ O2 गैस है ना, वेट ऑफ O2 गैस इक्वल टू क्या दे रखा, जिसको अपन क्या लिखेंगे? स्मॉल w, 16 ग्राम। ठीक है, और वेट ऑफ वाटर यानी H2O, वो आपको कितना दे रखा? 900 ग्राम। हेनरी कांस्टेंट इक्वल्स टू क्या दे रखा? हेनरी कांस्टेंट 2.5। तो प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू होता है KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो मोल फ्रैक्शन गैस को फॉर्मूला यहां से लिख दिए, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मोल ऑफ वाटर। गैस के मोल अपॉन वाटर के मोल। अब यहां से O2 का मोल निकाल लो, तो इसका मोल बराबर क्या होगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास। यहां से मोल इक्वल टू गिवन मास कितना? 16। O2 का मोलर मास, एक ऑप्शन का मोलर मास 16, दो का 32, यह आ जाएगा 1/2 बराबर 0.5 है ना, 0.5 मोल आ गया। अब यहां से वाटर का मोल निकाल लो। वाटर के मोल बराबर मोलर मास अपॉन गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास 900, मोलर मास 18, यह आ जाएगा 50 मोल। ठीक है, अब यहां से प्रेशर ऑफ गैस KH का वैल्यू 2.5 इंटू मोल ऑफ गैस कितना दे रखा? मोल ऑफ गैस दे रखा 0.5, यहां से निकाल चुके, फाइंड आउट कर चुके। और मोल ऑफ वाटर कितना दे रखा? 50। ये दशमलव नीचे में, ठीक है। अब यहां से कट कर दो 2, यहां से 2, यानी प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू आ गया 1/40। वो तो 1/40 को आप क्या लिख सकते हो? 1/40 को क्या लिख सकते हो? 0.0225 ऐसा लिख सकते हो। 0.225 नहीं लिख सकते हो, ये कर दो 41 0 0 2 बार में 80
0.025 इतना आपका प्रेशर लग चुका। ठीक है, ये हेनरी के नियम है, हेनरीज लॉ, इस पर बेस हो गए। अब दूसरा जो अपन करेंगे वो लिक्विड से लिक्विड में डिसॉल्वेशन करेंगे। तो लिक्विड से लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो कौन सा रूल अप्लाई होगा, हम उस पर जल्दी से आते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। सोलबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड में, इसमें अगर देखो तो पहले तो बात हो गई सोलबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, अब दूसरी बात है सोलबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। तो लिक्विड को लिक्विड में घोल दो। अब यहां से छोटा सा एग्जांपल ले लो, मान लो कुछ ऐसा है, दो कंटेनर है आपके पास, है ना, दो कंटेनर, इस कंटेनर में भी लिक्विड है, इस कंटेनर में भी लिक्विड है। अब इन दोनों कंटेनर को मिला दो तो एक तीसरा कंटेनर का सॉल्वेंट बन गया, इसमें लिक्विड 1 है, लिक्विड 2 है, लिक्विड 1 प्लस लिक्विड 2, ये आपका लिक्विड 1 और ये लिक्विड 2। ठीक है, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि बताओ कि लिक्विड 1 लिक्विड 2, इसका कुछ अपना वेपर प्रेशर बनेगा, इसका भी कुछ अपना वेपर प्रेशर बनेगा। अब ये इस दोनों में कोई एक सॉल्यूट होगा, कोई एक सॉल्वेंट होगा। मान लो ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। अब ये जो दोनों का मिश्रण मिक्सचर बना है, इसमें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों। इसमें सवाल अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताओ कि इस सॉल्यूशन में इसका कुछ अलग वेपर प्रेशर, इसका कुछ अलग वेपर प्रेशर, अब ये जो सॉल्यूशन बना है, इस सॉल्यूशन में किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, आप क्या बोलोगे, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, लिक्विड 1 का कि लिक्विड 2 का? तो आप ये बोलोगे कि सॉल्यूशन में जिस लिक्विड की अमाउंट ज्यादा है, जिस लिक्विड की अमाउंट मैक्सिमम होगा, उसका वेपर प्रेशर भी मैक्सिमम होगा, उसका वेपर प्रेशर भी मैक्सिमम बनेगा। क्लियर है बातें? अब लिक्विड 1 मान लो, लिक्विड 1 है 500 मिलीलीटर, लिक्विड 2 है 700 मिलीलीटर। ये जो सॉल्यूशन बन गया टोटल 1200 मिलीलीटर का बन गया। तो 700 मिलीलीटर लिक्विड 2 है, तो लिक्विड 2 का इसमें प्रेशर, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा लिक्विड 1 की तुलना में। यही बोला था, इसमें जो रूल दिया था उस रूल साइंटिस्ट का नाम था रॉल्ड्स लॉ, है ना, उस साइंटिस्ट का नाम क्या था, रॉल्ड्स। तो इसमें अपन क्या कौन से नियम पढ़ेंगे, इसमें अपन पढ़ेंगे रॉल्ड्स का नियम, यानी रॉल्ड्स लॉ, रॉल्ड्स लॉ। रॉल्ड्स लॉ क्या होता है, रॉल्ड्स लॉ क्या कहता है, रॉल्ड्स कहता है कि अगर आपके पास लिक्विड का सॉल्यूशन है, तो जिस लिक्विड की अमाउंट मैक्सिमम होगी उसका वेपर प्रेशर भी मैक्सिमम होगा, जिस लिक्विड की अमाउंट मिनिमम होगी उसका वेपर प्रेशर भी मिनिमम होगा। ये बोला था राउल्ट साहब ने। तो राउल्ट के अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, द पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड फर्स्ट is directly proportional to mole fraction of liquid first. Any liquids, the partial pressure of liquid 2 is directly proportional to mole fraction of liquid 2. ये है राउल्ट्स का लॉ। ठीक है, क्लियर है बातें? अब यहां से राउल्ट्स का अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, partial pressure of any liquid, partial pressure of any liquid, partial pressure of any liquid is directly proportional to mole fraction of liquid, यानी सिंपली पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड। अगर पार्शियल प्रेशर लिक्विड 1 कर लो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 1, पार्शियल प्रेशर लिक्विड 2 कर लो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 2। तो ये पहले लिक्विड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा तब होगा जब पहले लिक्विड की अमाउंट मैक्सिमम होगी, दूसरे लिक्विड का पार्शियल प्रेशर मैक्सिमम तब होगा जब दूसरे लिक्विड की अमाउंट भी मैक्सिमम होगी। क्लियर है बातें? अब यहां से चाहो तो इसका डिफिनीशन फॉर्मूला लिख सकते हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 मान लेते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 1। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड 2 is directly proportional to mole fraction of liquid 2। यहां तक क्लियर? अब इस प्रोपोर्शनली को हटाओगे तो कांस्टेंट का वैल्यू आएगा, P1 इज इक्वल टू कांस्टेंट P1 नॉट इनटू x1। ठीक है,
P2 के को डायरेक्टली प्रोपोर्शनली को हटाओगे तो P2 इज इक्वल टू P2 नॉट इंटू X2। पहले लिक्विड के प्रोपोर्शनली को हटाएंगे तो P1 नॉट, दूसरे लिक्विड के प्रोपोर्शनली को हटाएंगे तो P2 नॉट। अब टोटल प्रेशर इक्वल टू होता है P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2। तो ये जो P टोटल निकला है, ये किसका P टोटल निकला है? ये निकला है सॉल्यूशन का। जब आप सॉल्यूशन को मिलाए हो तो P टोटल इज इक्वल टू आ गया P1 प्लस P2। ठीक है, यहां से P1 बराबर क्या आ गया? P1 बराबर P1 नॉट इंटू X1, P2 बराबर P2 नॉट इंटू X2। ठीक है, ये बातें हो गई। तो P टोटल बराबर क्या आ गया? P1 प्लस P2। P टोटल बराबर P1 प्लस P2, यानी इसको लिख सकते हो P टोटल इज इक्वल टू P1 का वैल्यू कितना? P1 नॉट इंटू X1, या तो फिर यहां से कर दो, यहां से कर दो P टोटल इक्वल टू ये क्या आ गया? P1 प्लस P2। ठीक है, तो P टोटल इक्वल टू P1 का वैल्यू कितना? P1 नॉट इंटू X1, P1 नॉट इंटू X1 प्लस P2 का वैल्यू कितना? P2 नॉट इंटू X2। ये तो आपके फॉर्मूले निकल गए, यहां से फॉर्मूला निकल गया। अब अपन ये जानते हैं कि X1 प्लस X2 बराबर होता है 1। पता है X1 प्लस X2 बराबर क्या होता है? 1। तो किसी एक यानी पहले लिक्विड का मोल फ्रैक्शन इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस X2, ये हो जाएगा, और X2 बराबर हो जाएगा 1 माइनस X1। ये तो रूल आपको मालूम है, अभी अभी कुछ देर पहले ये बातें डिस्कस हो चुकी थी। पहले लिक्विड का मोल फ्रैक्शन प्लस दूसरे लिक्विड का मोल फ्रैक्शन, दोनों का एडिशन ऑलवेज 1 है ना। अब पहले लिक्विड का मोल फ्रैक्शन इक्वल टू 1 माइनस दूसरे लिक्विड का मोल फ्रैक्शन, दूसरे लिक्विड का मोल फ्रैक्शन इक्वल टू 1 माइनस पहले लिक्विड का मोल फ्रैक्शन। अब दोनों का एडिशन ऑलवेज 1 के बराबर आएगा। तो यहाँ पे आप चाहो तो X1 बराबर ये रख सकते हो, या तो फिर आप X2 बराबर ये रख सकते हो, जो मर्जी आपकी हो। ठीक है, अब यहां से X1 बराबर 1 माइनस X2 रख दो, या तो X2 बराबर 1 माइनस X1 रख दो, कुछ भी वैल्यू रख दो, यहां पे अप्लाई कर दो। तो यहां से ले लेते हैं P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू X1 प्लस P2 नॉट इंटू X2 की जगह अपन क्या रखेंगे? 1 माइनस X2, X2 की जगह सॉरी 1 माइनस X1, 1 माइनस X1। ठीक है, अब यहां से कर दो P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू X1 प्लस P2 नॉट माइनस P2 नॉट इंटू X1 मल्टीप्लाई बाई X1, है ना। अब यहां पे इसको इस साइड ला दो, ज्यादा आसान रहेगा। P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू X1 माइनस P2 नॉट इंटू X1 प्लस यहां से P2 नॉट। ठीक है, P टोटल इज इक्वल टू, इन दोनों में कॉमन क्या होगा? इन दोनों में कॉमन होगा X1। तो यहां से अपन लिख सकते हैं ना P2 नॉट, सॉरी यहां से क्या लिख सकते हैं? X1 कॉमन ले लिए, X1 बाहर निकल गया, तो क्या बचा? P1 नॉट माइनस P2 नॉट प्लस P2 नॉट। ठीक है, ये बचा। या तो फिर इसको एडजस्ट करके ये लिख सकते हो P2 नॉट प्लस X1 इंटू P1 नॉट माइनस P2 नॉट। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला निकल चुका। अब इसी फॉर्मूले का अपन इस्तेमाल कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स बनाने में। ठीक है, और ये सवाल आपसे पूछा है किसने? तो ये सवाल आपसे पूछा है नीट वाले ने। नीट वाले ने पूछा है सवाल कि अगर P1 यानी X1 पहले लिक्विड का मोल फ्रैक्शन, X2 दूसरे लिक्विड का मोल फ्रैक्शन, तो राउल्ट के अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ टोटल प्रेशर इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद टोटल प्रेशर इज इक्वल टू। तो ये आपका ऑप्शन था, उसमें आप यहाँ पे टिक करोगे। या तो फिर ये वैल्यू भी ले सकते हो, है ना। X1 के जगह आप यहाँ पे X2 के जगह ये भी रख सकते हो, है ना। X2 की जगह ये भी तो रख दिए, या तो फिर X1 की जगह ये रख सकते हो, तो भी वैल्यू कुछ लगभग सेम आएगा, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आएगा। X1 आ जाएगा, उसमें X2 आ जाएगा, तो ये माइनस प्लस में हो जाएगा, प्लस माइनस में हो जाएगा, इसी बात है। अब इसका ग्राफ अनिवार्य है, तो सबसे पहले ग्राफ बना के देखें, ग्राफ कैसा बनेगा। इसमें अपन ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, राउल्ट्स लॉ का ग्राफ देखो, ये नीचे वाला बिंदु है ना, ये पॉइंट। अगर मान लो इस पॉइंट पे हमने x1 बराबर 1 लिया मैक्सिमम, तो इस पॉइंट से बढ़ते यानी x1 बराबर यहाँ पे 0 हो जाएगा। जहां पे x1 बराबर 1 रखोगे तो दूसरे लिक्विड का मोल फ्रैक्शन 0 होगा,
यहाँ पे x1 बराबर 0 है तो x2 बराबर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होके 1 हो जाएगा। अगर मान लो इस बिंदु पर है आपका, इस बिंदु पर है P1 और इस बिंदु पर है P2, इस पॉइंट पर P1, इस पॉइंट पर P2। अब यहां से P1 घटते 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 इस बिंदु पर आते आते क्या हो जाएगा, 0। यहां से ये आते 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 घटते घटते क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इस पॉइंट पर आके। अब x2 बराबर 0, तो यहां से बढ़ते बढ़ते ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होके 1 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों पॉइंट्स को अपन क्या करें, मिला दिए। दोनों पॉइंट्स को क्या किए, मिला दिए। ये जो पॉइंट्स अपन मिलाए हैं ये है P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2, ये P1 प्लस P2 है। अब यहां से ये कौन सा ग्राफ है, ये जो ग्राफ है ये P1 बराबर P1 नॉट इंटू x1 का है और ये P2 बराबर P2 नॉट इंटू x2 का है। ठीक है, तो ये ग्राफ वाली बातें हो गई। इस फार्मूले को आप याद रखोगे तो जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। फिर राउल्ट्स के लॉ में ही अपन आइडियल गैस और नॉन आइडियल गैस का अपन डिस्कशन कर लेंगे तुरंत भी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलेंगे। ये राउल्ट्स के नियम पे, राउल्ट्स के लॉ पे ही बेस्ड है टोटल। बारी बारी से दोनों का डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले किसकी बारी है, आइडियल सॉल्यूशन का। ये रहा आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन वैसे सॉल्यूशन होते हैं जो राउल्ट्स के लॉ का पालन करते हैं, राउल्ट के नियम का क्या करेंगे, पालन करेंगे। उसको क्या बोलोगे, आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन, इसको सिंपली डिफिनेशन लिख सकते हो, विच सॉल्यूशन obeys the Raoult's law with all concentration and temperature। तो वैसे सॉल्यूशन जो सभी कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर पे राउल्ट्स के नियम का पालन करेंगे, राउल्ट्स के नियम को ऑब्सेर्व करेंगे, इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। एंड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन हैज no change in enthalpy and no change in volume is called ideal solution। तो आइडियल सॉल्यूशन उसको बोलेंगे जो ऑल कॉन्सेंट्रेशन टेम्परेचर पे राउल्ट्स के नियम का पालन करेंगे, जिसके एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होगा और जिसके वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं होगा, इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल अगर बात कर लो तो आइडियल सॉल्यूशन की अगर बात कर ले तो ये P1 इज इक्वल्स टू P1 नॉट इंटू x1, P2 इज इक्वल्स टू P2 नॉट इंटू x2 और P टोटल इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2। आइडियल सॉल्यूशन अगर होंगे तो P1 इज इक्वल्स टू P1 नॉट इंटू x2 होंगे, P2 इज इक्वल्स टू x1 होंगे, P2 इज इक्वल्स टू P2 नॉट इंटू x2 होंगे और P टोटल इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 होंगे। एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं, यानी डेल्टा मिक्सिंग डेल्टा H इक्वल टू 0 एंड डेल्टा मिक्सिंग भी इक्वल टू 0, यानी कोई चेंज नहीं, एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं, मतलब चेंज 0 के बराबर। वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं, मतलब चेंज 0 के बराबर। अब कौन कौन से आइडियल सॉल्यूशन होंगे, फॉर एग्जांपल कौन कौन से आइडियल सॉल्यूशन होंगे, तो आइडियल सॉल्यूशन होगा आपका क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, ये आपके आइडियल सॉल्यूशन होंगे। CCl4 प्लस SiCl4, ये भी आपके आइडियल सॉल्यूशन होंगे, है ना। आप हेप्टेन या हेक्सेन भी कर सकते हो, N-हेप्टेन प्लस N-हेक्सेन, ये सारे के सारे आपके आइडियल सॉल्यूशन है। क्लियर है बातें। नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन,
नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जस्ट इसका अपोजिट, जस्ट इसका रिवर्स। विच सॉल्यूशन ओबेज द रॉड्स लॉ with all concentration and temperature and during the formation of this solution has no change in enthalpy and no change in volume. इसका just opposite, which solution does not obeys the Raoult's law, does not obeys the Raoult's law with all concentration and temperature, ठीक है, and during the formation of this solution has change in enthalpy and change in volume is called non-ideal solution. तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा? जिसके एंथैल्पी और वॉल्यूम चेंज हो जाएंगे, जो राउल्ट्स के नियम का पालन नहीं करेंगे वो क्या होंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, यानी P1 does not equals to P1 naught into x1 और P2 does not equals to P2 naught into x2 और P total V does not equals to P1 plus P2। यानी इसमें अगर कर लो तो डेल्टा मिक्सिंग H does not equals to 0 और डेल्टा मिक्सिंग V does not equals to 0। तो ये है आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन और आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो तरह का डेविएशन होगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस नेट वाले इसी टॉपिक से उठाए, सबसे ज्यादा सवाल नेट वाले इस टॉपिक से उठाए हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन से, एक पॉजिटिव डेविएशन से और दूसरा नेगेटिव डेविएशन से। तो 20 में 19 में लगभग 3 सवाल आए हैं इससे, और 20 में भी 1-2 सवाल आए हैं। तो कौन से नॉन आइडियल से सॉल्यूशन से किस प्रकार से क्वेश्चंस आपका उठाया गया है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले ले। फिर इसमें अपन डिस्कस कर लेंगे पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन का, और उसमें से सवाल क्या क्या उठाया हम सवाल को भी डिस्कस कर लेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट टॉपिक है डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो दो तरह का डेविएशन ये शो करता है, एक पॉजिटिव डेविएशन, दूसरा नेगेटिव डेविएशन। तो सबसे पहले अपन पॉजिटिव डेविएशन की बात करेंगे। पॉजिटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पहला क्या है? पॉजिटिव डेविएशन। तो देखो पॉजिटिव डेविएशन होता क्या है, मान लो कोई सॉल्यूट है ऐसा, एक कंटेनर ये, दूसरा कंटेनर ये, ठीक है, एक कंटेनर दूसरा कंटेनर। इसमें अगर मान लो कि पॉजिटिव डेविएशन में आप एक इथेनॉल एक में डालो, दूसरा एसीटोन डालो। तो इथेनॉल अगर डालोगे तो C2H5OH होगा, C2H5OH होगा, है ना, C2H5OH होगा। ये टोटल में पूरे में इथेनॉल है। एसीटोन अगर डाल दो तो CH3C डबल बॉन्ड OCH3, CH3C डबल बॉन्ड OCH3, इसमें एसीटोन डाल रखे हो, CH3C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है। अब जब इसको मिला दोगे तो एक तीसरा कंटेनर जो सॉल्यूशन का बनेगा, इसमें क्या क्या होगा ध्यान से देखना। इसमें इथेनॉल भी होगा, साथ में एसीटोन भी होगा। दोनों कंटेनर को मिला दो। अब यहां पे बात को समझना अनिवार्य है। अगर इथेनॉल का सॉल्यूशन है, यानी टोटल में इथेनॉल है, तो इथेनॉल के अणुओं में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। बोलो, इथेनॉल के अणुओं में क्या लग रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब एसीटोन के अणुओं में भी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है ना, सारे अणु हैं, तो सारे अणु आपस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे। इसमें भी इथेनॉल अपना इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। अब जब दोनों को सॉल्यूशन को इसमें डाल दोगे, तो जब सॉल्यूशन बनाओगे तो इसमें इथेनॉल भी होगा, साथ में एसीटोन भी होगा, दोनों होंगे, साथ में इथेनॉल भी होंगे और एसीटोन भी होंगे क्या नहीं होंगे? इथेनॉल और एसीटोन सारे का सॉल्यूशन बन जाएगा। अब ये देखो,
अब इथेनॉल के बीच में एसीटोन आ गया, फिर एसीटोन के बीच में इथेनॉल आ गया, यानी जो इथेनॉल के इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उस मॉलिक्यूल्स के बीच में आ गया एसीटोन, तब दोनों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गए, टूट गए। इन दोनों के बीच में एसीटोन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके बीच में इथेनॉल आ गया, तो अब इन दोनों के इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गए, टूट गए। तो इथेनॉल के बीच में एसीटोन के बीच में इथेनॉल। अब जो इथेनॉल का था ये लग रहा था ए इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये मान लो लग रहा था बीबी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा तो ये क्या लगेगा, एबी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो पॉजिटिव डेविएशन कब होगा, पॉजिटिव डेविएशन तब होगा, ध्यान देना, तब होगा पॉजिटिव डेविएशन when intermolecular force of attraction, है ना, कब होगा, when intermolecular force of attraction या intermolecular attractive force AA and BB is greater than molecules between AB, ध्यान देना, यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन AA, BB is greater than intermolecular force of attraction, then deviation will be so positive deviation। क्लियर है बातें? तो पॉजिटिव डेविएशन तब शो करेगा जब सॉल्यूट, एक को सॉल्यूट लियो दूसरे को सॉल्वेंट, तो ए को मानो सॉल्यूट, ये मानो सॉल्वेंट, तो इंटरमोलिकुलर ऑफ AA एंड इंटरमोलिकुलर ऑफ BB इज ग्रेटर देन इंटरमोलिकुलर ऑफ AB, यानी when intermolecular attractive force AA and BB is greater than molecules between AB, ठीक है, तो AA और BB का जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो AB से मैक्सिमम होगा, ग्रेटर होगा, देन विल बी सो पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर है बातें? अब यहां से एग्जांपल ले सकते हो, एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, कौन कौन ऐसा होगा जो इंटरमोलिकुलर पॉजिटिव डेविएशन को शो करेगा। तो सबसे पहले इथेनॉल प्लस एसीटोन, पहला एग्जांपल, इथेनॉल एसीटोन को मिलाओगे तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल ले सकते हो मिथेनॉल प्लस एसीटोन, इन दोनों को भी मिलाओगे तो क्या शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तीसरा एग्जांपल बेंजीन प्लस टोलीन, इन दोनों को भी मिलाओगे तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। अब इसके ग्राफ से अपन समझते हैं, ग्राफ ये ले लो आप, ग्राफ यहां से ग्राफ बना देना है ना, तो ग्राफ बना दो, इस पॉइंट को ले लो, x1 बराबर 1 तो x2 बराबर क्या हो जाएगा 0, इस पॉइंट को ले लो x1 बराबर 0 तो x2 बराबर 1, ठीक है, ऐसा कुछ शो करेगा इस ग्राफ में, x1 बराबर 0 x2 बराबर 1, ठीक है बातें। अब यहां से देख लो, थोड़ा सा सीधा बना लो, यहां से ग्राफ आपको दिखाना है, ज्यादा बड़ा कर दिया। दो पॉइंट है, एक इनिशियली पॉइंट, दूसरा फाइनल पॉइंट। अगर हमने इसको माना इनिशियली पॉइंट, यहाँ पे x1 बराबर 1 माना तो x2 बराबर क्या लेना पड़ेगा 0, इस पॉइंट को x1 बराबर 0 हो गया तो x2 बराबर क्या हो जाएगा 1। अब इस पॉइंट पे अपन ले लिए P1, अब इस पॉइंट पे अपन ले लिए P2, तो पॉजिटिव डेविएशन शो कराना। पहले राउल्स के नियम के अकॉर्डिंग जो हमने ग्राफ बनाया था इससे पहले, x1 बराबर 0, यहां पर आके ये क्या हो गया 0 हो गया, यहां पर आके ये क्या हो गया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आते आते ये हो गया 0, ठीक है बातें। अब ऊपर देखो,
अब ये यहां से इस बिंदु पर ले गए, अब इसको यहां पर लाते लाते हो गया मैक्सिमम यानी 1। ठीक है, अब इन दोनों को इस बिंदु से मिला दो। अब यहां से अपन क्या कराएंगे, पॉजिटिव डेविएशन। जब पॉजिटिव डेविएशन शो कराएंगे तो ये जो ग्राफ है थोड़ा सा ऊपर उठाना पड़ेगा, ये वाले भी ग्राफ को थोड़ा सा ऊपर उठाने पड़ेंगे और ये वाले ग्राफ को भी थोड़ा सा ऊपर उठाना पड़ेगा। तो ये जो शो करेगा ना, ये होगा पॉजिटिव डेविएशन। ये हो जाएगा आपका P1 P टोटल इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2। और ये जो ग्राफ बनेगा ये वाला क्या बन जाएगा, P1 बराबर P1 नॉट इंटू x1 और ये बनेगा P2 बराबर P2 नॉट इंटू x2। ये पॉजिटिव डेविएशन शो किया। निगेटिव डेविएशन, दूसरे की अगर बात करो, निगेटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल गैस। अब यहीं से सवाल आए हैं भाई, यहीं से नीट में सवाल आया है। ये वाला लाइन को आप ध्यान रखना, यहां से सवाल आया है। कौन कौन सवाल आया हम अभी सवाल करवाएंगे। तो नेगेटिव डेविएशन कैसे शो करेगा, मान लो कि दो सॉल्यूशन आप ले लो, एक सॉल्यूट ले लो, एक सॉल्वेंट ले लो और दोनों को मिला दो। ये मिलाने के बाद ये क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। अब यहां से मिलाओगे तो क्या क्या लोगे, एक में ले लो, इसमें क्या क्या लिया था एसीटोन, और इसमें ले लो इथेनॉल। क्या ले लो नेगेटिव डेविएशन में, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म ले लो। यहां से ले लो एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये है एसीटोन। क्लोरोफॉर्म CHCl3 CHCl3 CHCl3। जब दोनों सॉल्यूशन को आप मिलाओगे तो इसमें क्या हो जाएगा, एक में रहेगा एसीटोन, है ना, एसीटोन के बीच में आ जाएगा क्लोरोफॉर्म CHCl3, फिर से रहेगा एसीटोन और फिर से क्या आ जाएगा CHCl3 क्लोरोफॉर्म। अब इसको अपन मान लिए A, इसको क्या मान लिए A', इसको मान लिए B', इसको मान लिए A'। अब नेगेटिव डेविएशन कब शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन कब शो करेगा, यहां से when intermolecular attractive force AA and BB is क्या हो जाएगा, कब AA and BB is lower than AB, lower than molecules between A B, then called negative deviation। यानी AA और BB इंटरमोलिकुलर एट्रैक्टिव फोर्स जो होंगे वो AB से कम होंगे। यानी इसको लिख सकते हो AA and BB is less than AB and B। AA और BB इंटरमोलिकुलर एट्रैक्टिव फोर्स इज लोअर देन इंटरमोलिकुलर एट्रैक्टिव फोर्स AB। तब ये कैसा शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। इसमें एग्जांपल याद रखना, एग्जांपल क्या क्या होंगे, एग्जांपल सिंपली एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, मिथेनॉल एंड एसीटोन। यहां से एग्जांपल क्या हो गए, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, इसमें तो है नहीं। फिर दूसरा एग्जांपल बेंजीन को साथ में टोलिन को डाल दो, बेंजीन प्लस टोलिन, और साथ में क्या डाल सकते हो, इसमें तो ये डालो, इसमें ये डालो, मिथेनॉल और एसीटोन डाल सकते हो, मिथेनॉल प्लस एसीटोन ये डाल सकते हो। क्लोरोफॉर्म ब्रोमोबेंजीन डाल सकते हो, नहीं ये तो इसमें हो गया ना, क्लोरोफॉर्म प्लस ब्रोमोबेंजीन। एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम्पल सवाल आते हैं। अब इसका ग्राफ शो कराना है आपको, तो चलो ग्राफ बना लेते हैं। यहां से ग्राफ कैसे शो करेगा, तो ठीक यहां से ये देखो, इस पॉइंट को x1 बराबर 0, इस पॉइंट को x1 बराबर 0 तो इसको 1 मान लो, इस पॉइंट को x2 बराबर यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम होके 0, यहाँ पे x2 मैक्सिमम होके 1 हो जाएगा। इस पॉइंट्स को हमने क्या ले लिया P1, तो इस पॉइंट्स को हमको क्या लेना पड़ेगा P2। अब यहाँ से ग्राफ डाउन हो रहा है ना, 1 से 0 आ रहा है, ये ग्राफ डाउन होके कहाँ पे आएगा, इस पॉइंट पे 0 आ जाएगा।
ये ग्राफ अप होके कहां पे आ जाएगा, ये ग्राफ ग्रेटर होंगे, ये ऊपर आके इस पॉइंट पर आके मिलेंगे। अब इन दोनों को मैच करवा दो तो ये क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2। नेगेटिव डेविएशन का मतलब है ग्राफ हल्का सा डाउन होगा, ये भी ग्राफ डाउन होंगे और ये भी ग्राफ आपके कैसे होंगे, डाउन होंगे। नेगेटिव डेविएशन में आपका ग्राफ कैसा हो जाएगा, डाउन। तो यहां से ये हो जाएगा P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 और ये हो जाएगा P2 है ना, P1 है ना, ये P1 बराबर P1 नॉट इंटू x1 और ये हो जाएगा आपका, सॉरी ये P2 है, P1 बराबर P1 नॉट इंटू x1। तो ये शो करेगा आपका पॉजिटिव डेविएशन और ये शो करेगा नेगेटिव डेविएशन। तो सवाल कैसे आए हैं, इस पे कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप ये बेहतर समझ में आया होगा। बस आपको ध्यान क्या रखना है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स AABB इज लोअर देन AB देन नेगेटिव डेविएशन। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स AABB इज ग्रेटर देन AB देन पॉजिटिव डेविएशन। बस ये बातें याद रखो, छोटा सा एग्जांपल याद रखो, यही सवाल आपके नीट में आते हैं और ये बार बार आते हैं ऐसे सवाल। तो उस सवाल को अपन देख लेंगे, जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये रहे आपके पास सवाल जो कि 20, 19 इन सारे ईयर में पूछा गया है नीट एग्जामिनेशंस में। आपके मैक्सिमम क्वेश्चन नॉन आइडियल सॉल्यूशन या फिर राउंड्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, इन्हीं सारे से ये सवाल है। तो ये देखिए पहला नंबर क्वेश्चन से जो कि 2020 में सवाल आया गया है, द मैक्सिमम व्हिच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। राउल्स के लॉ के अकॉर्डिंग पॉजिटिव डेविएशन कौन मैक्सिमम शो करता है, तो पॉजिटिव डेविएशन इथेनॉल और एसीटोन, ये एग्जांपल में अपन कर चुके। इथेनॉल और एसीटोन कैसा डेविएशन शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। बाकी एसीटोन, क्लोरोफॉर्म ये सारे नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। तो पहला इथेनॉल और एसीटोन। दूसरा क्वेश्चन है कि फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पर आइडियल सॉल्यूशन के लिए ये चार में से कौन सही है। तो ये 2019 का सवाल है नीट एग्जामिनेशंस में। तो आइडियल सॉल्यूशन के बारे में क्या जानते हो, आइडियल सॉल्यूशन होता है डेल्टा मिक्सिंग V इक्वल टू 0 और डेल्टा मिक्सिंग H इक्वल टू 0, ये होता है आइडियल सॉल्यूशन। अब इसमें से मिला लो कौन करेक्ट है, तो डेल्टा मिक्सिंग V, तो डेल्टा मिक्सिंग V डज नॉट इक्वल टू 0, ये तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए नहीं है, ये नॉन आइडियल के लिए है। तो डेल्टा मिक्सिंग H इक्वल टू 0, तो ये आपका आइडियल सॉल्यूशन के लिए डी नंबर ऑप्शन। एकदम बेहद ही आसान से सवाल आते हैं नीट एग्जामिनेशंस में, तो आप ध्यान से देख लो। अगला क्वेश्चन है कि फॉर ए नॉन आइडियल सॉल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर। नॉन आइडियल के लिए क्या है, तो डेल्टा मिक्सिंग V डज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा मिक्सिंग H डज नॉट इक्वल टू 0, ये है नॉन आइडियल के लिए। तो नॉन आइडियल के लिए डेल्टा मिक्सिंग H इक्वल टू 0, ये तो आइडियल के लिए। डेल्टा मिक्सिंग V इक्वल टू 0, ये भी आइडियल के लिए। डेल्टा मिक्सिंग V डज नॉट इक्वल टू 0, ये नॉन आइडियल के लिए। और डेल्टा मिक्सिंग G इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 0, ये नॉन आइडियल और आइडियल किसी के लिए नहीं है। ये आपका अगला सवाल रहा, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है कि ये पॉजिटिव डेविएशन से है। Which of the following statement is correct regarding a solution two component A and B exhibiting the positive deviation from ideal behavior। तो पॉजिटिव डेविएशन आइडियल बिहेवियर से कैसा पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, तो पॉजिटिव डेविएशन का ऊपर रूल पता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स AA एंड BB इज ग्रेटर देन यानी स्ट्रॉन्गर देन AB, ठीक है। तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स AA एंड BB आर स्ट्रॉन्गर देन बिटवीन AB, तो ये आपका करेक्ट आंसर ए। डेल्टा मिक्सिंग H इक्वल्स टू 0 पॉजिटिव के लिए नहीं है ना तो नेगेटिव के लिए है। डेल्टा मिक्सिंग V इक्वल्स टू 0, ये तो ना तो पॉजिटिव के लिए है ना तो नेगेटिव के लिए। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स AB एंड BB आर सेम बिटवीन AB, ये भी ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। ये राउल्स लॉ, ये राउल्स लॉ, ये राउल्स लॉ, ये तीनों आइडियल सॉल्यूशन के लिए है। ये नॉन आइडियल के लिए पॉजिटिव डेविएशन के लिए AA BB आर स्ट्रॉन्गर देन बिटवीन AB। नेगेटिव अगर होता तो AA BB आर लोअर देन AB, ठीक है बातें। तो ये ए नंबर ऑप्शन 2019 में पूछे गए सवाल। अगला क्वेश्चन है जो कि 2019 में ये भी सवाल पूछा गया है, द मिक्सचर दैट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक। तो एजियोट्रोपिक मतलब होता है ये पॉजिटिव डेविएशन ऐसे शो करेगा। तो ये वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड 2019 का सवाल है, ये जल और नाइट्रिक एसिड दोनों का जो मिक्सचर होगा ये मैक्सिमम एजियोट्रोपिक शो करेगा। तो ये आपके सवाल थे कुछ आइडियल और नॉन आइडियल का। आज का लेक्चर यहां तक अपन फिनिश करेंगे। तो आज के लेक्चर में टोटल इंपोर्टेंट क्वेश्चंस
और ज्यादातर सॉल्यूशन से जो टॉपिक उठाए गए हैं अभी तक 19, 20 है ना, 21, 22, इन सारे टॉपिक में 19, 20 ये टॉपिक आपका उठाया गया है नॉन आइडियल वाला। और इसके बाद की टॉपिक की बात करें तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो डिजोल्व होता है सॉलिड डिजोल्व इन लिक्विड, तो वो टॉपिक से आपके 20, 21 में सवाल 22 और 21 में सवाल वहां से उठाए गए हैं, तो उसका अपन डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमको मोटिवेशन मिलती है, हमको एज ए एनर्जी मिलती है, ताकि आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट तैयार करके अपन लाते हैं जिसमें आपको उससे बेहतर फायदा हो सके। तो लाइक जरूर करें, साथ में सब्सक्राइब करें, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।